नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, वर्ष 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है बीएड का उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम कहाँ पहुँच गए, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में पहुँच गए हम। ठीक है, मैथ्स आज हम सॉल्व करेंगे जो 2016 के बीएड में क्वेश्चन आए थे। तो इसमें भी देखेंगे आप, बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें भी गलत मिलेंगे जो सोलन वाले में गलत दे रखे हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सके, मैं आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ, एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मेरा भी जो है इनिशियल फेज़ है। इनिशियल फेज़ यानी मैंने फर्स्ट टाइम जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ, तो हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते मुझसे भी गलती हो जाए, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको 100% इन्फॉर्मेशन मैं अपनी ओर से दूँ। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने कौन सा 2015 का क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व करवाया था। उसमें एक क्वेश्चन था 129 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 वो मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कमेंट किया था, तब जाके मुझे वो उसमें थोड़ी सी हमारे क्या हो गई थी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसमें। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक बार देख लेता हूँ। ये 129 है, क्वेश्चन नंबर 129 है। ठीक है, 129 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। ये क्वेश्चन था कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर्मुलेटेड ए स्कीम टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट। मतलब एनसीईआरटी ने एक क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है, टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। तो वो कौन सी स्कीम है, वो स्कीम है NTSS नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। NTSS नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। अब उसमें मैंने क्या कह दिया, ये ऑप्शन था उसमें, ऑप्शन नंबर सी, पर मैंने क्या कहा है वहाँ पे NTSE। जबकि मैंने प्रोनाउंस, जब मैंने आपको इसमें मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया है, मैंने कहा है क्वेश्चन में समझाते हुए वर्बली मैंने कहा है कि नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम, मैंने वर्बली ये कहा है, पर मुझसे क्या हो गया, वहाँ पे ऑप्शन ए पे मैंने कह दिया फिर लास्ट में कि ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, और मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट कहते हुए बताया कि नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। तो जिसने तो आप ध्यान से सुना होगा वो तो समझ गया होगा कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पर वहाँ पे क्या हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो ऐसे थोड़ी माइनर सी जो देखो दोस्तों, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि मैं भी अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको कहीं आपको गलतियां नज़र आती हैं तो आप मुझे बिल्कुल मेंशन कीजिए, और आप हमेशा ही क्या करते रहिएगा, जो कमेंट सेक्शन होता है ना उसको चेक करते रहिएगा। क्या पता मैंने कुछ कमेंट्स हाईलाइट किए हो सकता है ना कि स्टूडेंट ने मेरी गलतियां पॉइंट आउट की हो, या फिर कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो जहाँ पे थोड़ी कुछ गलतियां मुझसे भी हो गई हों, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में चेक कर दीजिएगा। मैं कमेंट से आप और कमेंट भी करिएगा मेक श्योर करने के लिए कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप पिन सेक्शन भी एक बार ज़रूर देखिएगा, तो वहाँ पे आपको अगर कोई करेक्शन मुझे मिलती है इससे रिलेटेड, वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस 2016 के मैथमेटिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों मैथमेटिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, आज की मैथमेटिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है कि विच रोमन नंबर विल कम इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रोमन वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं इन्होंने। तो वी किसको रिप्रेजेंट करता है रोमन में, 5 को। तो इसके नीचे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे 5 लिखा है। तो ठीक है, वी मीन्स 5। वी के बाद ये वी, ये 5 है, तो ये 6 हो गया, ये 7, ये 8। तो ये नेक्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 8 को। ठीक है, वैसे ही 10 को x से लिखते हैं, 5 को v से लिखते हैं। ठीक है, 20 को XX से लिखते हैं, और 50 को L से लिखते हैं। ठीक है, और 100 को C से लिखते हैं। इस तरह से कुछ एक अल्फ़ाबेट आपको पता होनी चाहिए रोमन वर्ड के, तो यदि ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन आया तो आप उसको टैकल कर पाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वी दे रहा है ना, वी के बाद अगर एक डंडा लगाते हैं तो 6 हो जाता है, आपको पता भी होगा क्योंकि इतना तो सबको बेसिक, इतनी सी नॉलेज तो सभी को होती है। ठीक है, 6, 7, 8 क्या होता है, 9 कैसे लिखेंगे हम, 10, और अगर पीछे लगाता हूँ मैं 10 के पीछे तो इसका मतलब माइनस हो रहा है, उससे 10 में से 1 गया 9, तो ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर आपने 4 लिखना होगा तो V1। ठीक है, मतलब ये 5 है, 5 में से, क्योंकि मैंने 5 के अभी लेफ्ट हैंड साइड लगाया ये 1 को, तो 5 में को कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे को 4 मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपने 15 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ये 10 हो गया, ये 5 15 हो गया, और 15 में से 1 गया 14, तो इस तरह से आप 14 लिखोगे। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक रोमन सीरीज दे रहा है और पूछ रहा है कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या, वी, जैसे कि वहाँ पे वी लिखा है, वी रिप्रेजेंट करता है 5 को, और फिर लिखा है सेकंड टर्म, आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड टर्म है 8, और उसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है आपका 11, x1 11, और ये है 14, ये है 14, और इसके बाद डैश देता है कोई, सॉरी मैं थोड़ा सा पास इसको लिख लेता हूँ। ये 11 है, उसके बाद ये देता है 14, उसके बाद ये देता है डैश, उसके बाद कितना देता है ये 20।
ठीक है। तो इसमें आप अब तो बहुत इजी हो गया, 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 और 3 17। तो डेड डैश में क्या आएगा आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा 17। अभी 17 का लिखो कैसे आप, तो ये 10, ये 5 15, ये 16, ये 17, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वे सैमसंग इज रिलेटेड टू साउथ कोरिया इन द सेम, द वे सैमसंग इज रिलेटेड टू साउथ कोरिया इन द सेम वे सोनी इज रिलेटेड टू। अब देखिए कुछ एक ऐसे रिलेशन के क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करता है, रीजनिंग टेस्ट करता है। इसमें क्या कर रहा है, आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा है। देखो कि जिस तरह सैमसंग रिलेटेड है साउथ कोरिया की, तो जिसको पता होगा कि सैमसंग कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यदि सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है तो सोनी कहाँ की कंपनी है, तो सोनी कंपनी है जापान की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहीं से आप क्या करना है, यहीं से अपने आंसर को मार्क करना, जो राइट आंसर इनको एक जगह लिखते रहना आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लास्ट में आपको पता लगेगा कि कितने आंसर इसमें गलत थे, और जब आप इसके साथ में आंसर की को मैच करोगे। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इसको जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट आपको चीज़ें नजर आ रही है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सारे मेटल ही मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, आइवरी। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा, आइवरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये क्या बोल रहा है, IPBL, ठीक है। PBL क्या होता है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। PBL क्या है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। जिस तरह से बैडमिंटन से रिलेटेड है उस तरह से आपने बोलना है कि ISL किससे रिलेटेड है। ISL क्या है, इंडियन, एक मिनट, मैंने एक मिनट में आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा था, कहाँ पे लिख रखा था मैंने, एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों जिस तरह से ओके PBL मीन्स प्रीमियर बैडमिंटन लीग। सिमिलरली ISL मीन्स इंडियन सॉकर लीग। ISL मीन्स, तो ISL मीन्स इंडियन सॉकर लीग, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, या इंडियन सुपर लीग, ठीक है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ये थोड़े कॉमन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ और बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 85 को। तो 85 कह रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम 161 पैसेंजर्स, 17 passengers left at the first stop and the second 12th of the remainder left at the third stop, 6th of the remaining left, 153 passengers kept in the train until the end of the journey, how many left at the fourth stop, the fifth stop was the last। अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों देखो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज मतलब थोड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज होती है, हमें एकदम से समझ नहीं आती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है जहाँ पे आपको लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज पढ़ सकते हैं मोर क्लियरिटी के लिए। तो यहाँ पे भी थोड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज है, तो जो तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है वो तो शायद थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, तो अदर्स को इस लैंग्वेज को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन 161 पैसेंजर के साथ चलती है, ठीक है। उसमें इनिशियली 161 पैसेंजर है, फिर उससे अब देखो डिफरेंट स्टॉप्स आएंगे। जो ट्रेन है अलग अलग स्टॉप्स पे वो रुकती है। तो यहाँ पे कितने स्टॉप्स हैं, टोटल 5 स्टॉप्स हैं, ठीक है। टोटल 5 स्टॉप्स हैं जहाँ पे वो बारी बारी से रुकती है। अब हर एक स्टॉप पे क्या करती है, कुछ एक पैसेंजर्स को उतार देती है, ठीक है। अब कौन से स्टॉप पे कितने पैसेंजर उतरे ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे कि फर्स्ट स्टॉप पे 17 पैसेंजर उतरे, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप पे 17 पैसेंजर उतरे, तो 161 पैसेंजर पहले चले थे। जब फर्स्ट स्टॉप पे उतरी तो फर्स्ट स्टॉप पे पहुंची तो 17 पैसेंजर उतर गए, तो कितने बचे, 144 बच गए। तो मतलब फर्स्ट स्टॉप के पहुंचने के बाद कितने रहे, फिर उसके पास टोटल 144 पैसेंजर बच गए उसके पास, ठीक है। 144 बच गए, मतलब पहले 161 थे, पर जब पहले स्टॉप पे वहाँ पहुंच गई उसके बाद 144 बचे। फिर अब क्या कर रही है वो, 144 पैसेंजर लेके फर्स्ट स्टॉप से दूसरे स्टॉप की ओर चल रही है। अब जब दूसरे स्टॉप पे पहुंचेगी तो कितने पैसेंजर उतरे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि जब एट द सेकेंड 12th ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट, 12th ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट का मतलब क्या है, 12th ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट का मतलब ये है कि पहले तो इनिशियली तो उसके पास 161 पैसेंजर थे। कितने थे उसके पास, इनिशियली 161 पैसेंजर थे, पर फर्स्ट स्टॉप के बाद 17 पैसेंजर उतर गए, फिर कितने बचे उसके पास 144। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी है, मैं इसको देख लेता हूँ, एक मिनट रुकना आपको। ओके
ओके, तो हम लोग कहाँ थे? तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टॉप है वहाँ पे इनिशियली कितने पैसेंजर थे? 161 पैसेंजर थे। तो जब वहाँ से क्या फर्स्ट स्टॉप आया तो कुछ पैसेंजर वहाँ से उतर गए, 17 पैसेंजर उतर गए। तो फिर 17 पैसेंजर जब उतरे तब उसके पास कितने पैसेंजर बचे? तब उसके पास बचे 144 पैसेंजर, ठीक है। तो अब उसके बाद वो अगले स्टॉप पे गई। जब वो ट्रेन अगले स्टॉप पे पहुंची तो कुछ लोग उससे और उतरे। अब कितने लोग उतरे? जितने लास्ट टाइम उस ट्रेन में जितने लोग बैठ रहे थे उनका सिक्स्थ कितना, उनका 12th पार्ट उतरा, उनका 12th पार्ट, 12th ऑफ द रिमाइंडर। 12th ऑफ द रिमाइंडर का मतलब क्या है? जितना लास्ट टाइम उसमें बच गए थे, लास्ट टाइम जितना उसमें बच गए थे उसका 12वां पार्ट उससे उतरा। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, फर्स्ट ये यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की थी 161 पैसेंजर के साथ, और यहाँ ये फर्स्ट स्टॉप पे पहुंची। फर्स्ट स्टॉप पे जब पहुंची तो यहाँ पे कितने लोग उतरे? -17। कितने लोग उतरे? -17 का मतलब क्या है कि 17 लोग इसे उतर गए। जब 17 लोग उतरे तो कितने बचे? 144। अब कितने लोग हैं इसके पास? 144। 144 लोगों को लेकर के ये ट्रेन जाती है और दूसरे स्टॉप पे पहुंचती है। जब ये दूसरे स्टॉप पे पहुंची तो यहाँ पे कुछ और लोग उतरेंगे, ठीक है। -17 का मतलब यहाँ लिखता हूँ, -17 का मतलब क्या हुआ कि 17 लोग इससे उतर गए, ठीक है। 17 लोग इससे उतर गए। अच्छा, जब ये दूसरे स्टॉप पे पहुंची तो क्या हुआ? जितने जितने देखिए, पहले स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जब ये बस ट्रेन जा रही है तो कितने लोग हैं इसके पास? 144 लोग हैं, 144 लोग हैं। अब 144 लोग हैं तो अब दूसरे स्टॉप पे कितने लोग उतरेंगे? ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 12th ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट। 12th ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि जितने उस ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं उनका 12वां हिस्सा उतर गया। अब कितने लोग बैठे हैं ट्रेन में? 144 लोग। जब 144 लोग कब बैठे हैं? जब ये ट्रेन फर्स्ट स्टॉप से दूसरे स्टॉप की ओर जाती है, ठीक है। तब तो 144/12 जब मैं करूंगा तो इसका 12 उत्तर आएगा। तो मतलब 12 लोग उतरे। कहाँ? दूसरे स्टॉप पे कितने लोग उतरे? -12। तो चलिए 144 में से जब मैं 12 घटाता हूँ तो कितना उत्तर आता है मेरे पास? 132, ठीक है। तो मतलब अब दूसरे स्टॉप से जब ट्रेन चलती है तीसरे स्टॉप की ओर तो उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? अब 132 लोग बैठे हैं। अच्छा, अब जब तीसरे स्टॉप पे ये बस ट्रेन पहुंचती है तो कुछ और लोग उतरते हैं। कितने और लोग उतरते हैं? सिक्स्थ ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट। सिक्स्थ ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट का मतलब क्या है कि जितने उस ट्रेन में पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, उसका छठा भाग। अब कितने बैठे हैं उसमें? देखिए, जब दूसरी स्टॉप पे पहुंच गई अब उसमें 132 लोग बैठे हैं, तो इस 132 का छठा भाग उतरता है तीसरे स्टॉप पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो 132 का छठा भाग जब आप करोगे तो 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12, तो 22 लोग उतर गए इससे। जब 132 में से आप 22 घटाओगे तो कितना बचेगा? 110। तो मतलब यहाँ पे कितने लोग उतरे तीसरे स्टॉप पे? -22 लोग यहाँ पे उतर गए। अच्छा, जब यहाँ पे 22 लोग उतरे, तो उसके बाद क्या हुआ? ट्रेन आगे बढ़ी और चौथे स्टॉप पे पहुंची। तो चौथे स्टॉप पे कितने लोग उतरे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है वो, ठीक है, क्वेश्चन में। देखिए, इफ रिमेनिंग, ओके, अब फिर क्या बोलता है? इफ 53 पैसेंजर केप्ट इन द ट्रेन अंटिल द एंड ऑफ द जर्नी, हाउ मेनी लेफ्ट एट द फोर्थ स्टॉप? द फिफ्थ स्टॉप वॉज द लास्ट। तो ये क्या कह रहा है कि चौथे पे उतरे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है क्वेश्चन में। ये इन्फॉर्मेशन किसकी देता है? 5वें स्टॉप की इन्फॉर्मेशन देता है। अब चौथे के बाद 5वां स्टॉप आया जो कि लास्ट स्टॉप था। अच्छा, 5वां स्टॉप आया, लास्ट स्टॉप था, और इस लास्ट स्टॉप में जब ये ट्रेन पहुंची तो इसमें कितने पैसेंजर बैठे थे? 53 पैसेंजर बैठे थे। लास्ट स्टॉप में गिना गया उनको तो 53 पैसेंजर थे। यदि इसमें 53 पैसेंजर बैठे थे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि जब चौथे स्टॉप से ट्रेन 5वें स्टॉप की ओर आ रही थी तो उस समय उसमें कितने लोग बैठे थे? 53 लोग बैठे थे, ठीक है। अब जब चौथे से 5वीं की ओर चल रही है वो बीच में, तब उसमें 53 लोग थे। क्योंकि उसमें 53 लोग बैठे थे इसीलिए तो 5वें स्टॉप पे 53 लोग पहुंचे होंगे। पर तीसरे से यदि मैं बात करूं तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ये क्या कह रहा है दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ और बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 85 को। तो 85 कह रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम 161 पैसेंजर्स, 17 पैसेंजर्स लेफ्ट एट द फर्स्ट स्टॉप एंड द सेकेंड 12th ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट एट द थर्ड स्टॉप 6th ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट, 153 पैसेंजर केप्ट इन द ट्रेन अंटिल द एंड ऑफ द जर्नी, हाउ मैनी लेफ्ट एट द फोर्थ स्टॉप? द फिफ्थ स्टॉप वॉज द लास्ट। अब देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों देखो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज मतलब थोड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज होती है, हमें एकदम से समझ नहीं आती है, तो उस केस में आपको क्या करना है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है जहाँ पे आपको लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में
लैंग्वेज पढ़ सकते हैं मोर क्लियरिटी के लिए। तो यहाँ पे भी थोड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज है, तो जो तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है वो तो शायद थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, तो अदर्स को इस लैंग्वेज को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। बहुत ईजी सा सवाल है। What should be subtracted from 342 so that it is divisible by 8? It is divisible by 8, ठीक है। कि 342 में से ऐसी क्या संख्या घटाई जाए कि वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, दो प्रोफाइल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पहली बात मैं बता दूं कि कोई नंबर पूर्णतः विभाजित कब होता है, ठीक है। 8 है, एक नंबर में बोलूं कि ये 8 एक नंबर है, ठीक है। ये क्या, जो ये 8 है ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। ठीक है, किससे पूर्ण, पहली बात तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 से होगा, नहीं होगा, शेषफल बच जाएगा। अगर मैं 8 इस 8 को 8 से विभाजित करूं तो क्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि शेषफल 0 बचना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं 16 की, 16, क्या ये 16 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या 24 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये? मतलब 8 के मल्टीपल्स का मतलब जो नंबर 8 के पहाड़े में आ रहे हैं वही, ऐसा क्यों है कि वही 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, मैं यदि बात करूं, ये एक क्या है, ये एक डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे में क्या है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे 8 बॉल है इसमें, ठीक है। ये एक डब्बा सेट है ये पूरा, ठीक है। ये 8 का सेट है ये एक, ठीक है। ऐसा ही क्या है, एक 8 का और एक सेट है, ठीक है। ऐसे ही 8 का एक और सेट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीट एक पूरा सेट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट पूरा सेट बनाए। अब मान लीजिए एक चौथा डब्बा यहाँ आता है, ऐसे चौथा डब्बा आता है जिसमें सिर्फ 2 ही गेंद है। तो अब इस, क्योंकि इसमें 2 ही गेंद है तो अब इसमें स्पेस कितने का है, 2 3 4 5 6 7 7 8, तो 6 का स्पेस अभी है। 6 का स्पेस का मतलब क्या है, ऐसे 6 गेंद इसमें अभी और आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 6 क्या है, ये एक्चुअली वो शेषफल है, ठीक है, जो बच जाता है। शेषफल बच जाता है, कैसे समझेंगे आप? मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि मान लो 20 एक संख्या है, क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, नहीं, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 8 है, यहाँ इस वाले डब्बे में भी 8 होंगे, ठीक है, ऐसे 8 हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो 8 8 ही कितने हुए, 16। अब जो नेक्स्ट डब्बा है उसमें कितने हैं, उसमें 4 शेष बच रहे हैं। 4 शेष बचने का मतलब क्या है, उसमें 4 बॉल तो हैं पर 4 बॉल का स्पेस उसमें खाली है, मतलब शेष बचता है उसमें स्पेस 4 का। तो मतलब वो क्या है, एक कंप्लीट सेट नहीं बना पा रहा है। यदि उसको कंप्लीट सेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 चीजें करनी पड़ेगी दोस्तों। 2 चीजें क्या, या तो आप 4 बॉल इसमें ऐड कर दो, यदि आप यहाँ पे 4 बॉल ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। या फिर क्या, या फिर इन 4 को, एक मिनट, या फिर क्या करो आप, या फिर जो ये 4 गेंद इसमें आपने ऐड किया इनको निकाल दो। निकालने को क्या बोलते हैं हम, निकालने को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। और ऐड, जब मैं इसमें ऐड करूंगा इस ब्लैंक स्पेस में, उसको बोलते हैं एडिशन। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कौन से वाले, ये 86 वाले क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछे जाते हैं, देखो। तो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे ये। किस तरीके से, पहली बात तो ये कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 342 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। तो यहां हमने क्या देखा कि यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं इस सेट को कंप्लीट करने के। या तो आप इन 4 गेंदों को इससे निकाल दो, उसको बोलते हैं सबट्रैक्टेड। जब आप इन 4 को निकाल दोगे तब क्या बनेंगे, ये टोटल 8 8 के 2 सेट बनेंगे, तो 16 बन जाएंगे और 16 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 8 से। यदि, और ये तो हो गया कि एक तरीका है, इनको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाले डब्बे में जो एक्स्ट्रा ऐड 4 थे उनको निकाल दूं, या फिर 4 में और ऐड कर दूं उसमें, जिससे कि ये 8 का सेट कंप्लीट हो जाए। तब ये कितने बन जाएंगे, टोटल बॉल 24 बन जाएंगे और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, व्हाट शुड बी एडेड इन 342 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। तो 2 वर्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इन दोनों वर्डिंग में कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को हम सीधा सॉल्व कर देंगे। ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ओके, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 342 सो इट इज डिविजिबल बाय 8। तो वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, तो 8 से भाग कर लो इसको, ठीक है। तो 8 8 चौका 32 और 2 34, 22, 8 दूनी 16 और 6 22, 6 बच गया शेष। 6 शेष बचने का मतलब क्या है कि उस जो एक वो डब्बा था उसमें कितने थे शेष, 6 बच रहे हैं ना, मतलब उस डब्बे में कितने ऐड किए थे आपने, 1 2 3 4 5 6 ऐड किए थे। और उसमें स्पेस कितने का है, 8 का। क्यों? क्योंकि आप 8 से भाग कर रहे हो ना, तो 2 इसमें अभी खाली स्पेस है। तो अब कितना आपको इस नंबर से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
इस नंबर से ये आपको जो 6 है ना, ये 6 ये इस डब्बे से निकालने पड़ेंगे। जब आप इसे निकाल दोगे तो इससे पिछले वाले जितने भी डब्बे होंगे वो कंप्लीट सेट एक बना देंगे। तो कितना क्या करूँगा मैं, यदि मैं 342 में से इन 6 को माइनस कर दूँ, 12 में से 6 गया, 6 6 12, 3 3 और 3, ठीक है, 336, ठीक है, ठीक है। तो 336 क्या होगा, ये 336 वाली टर्म 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कितना मुझे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितने में से, 342 में से। तो एक तरीका तो ये है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तब आपको क्या सीधा सीधा लिखना है उत्तर में, जो शेषफल आ रहा है उसको सीधा सीधा उत्तर में लिख लेना है। पर कई बार वो पूछ सकता है व्हाट शुड बी एडेड इन 342 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। अब देखो कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 6 शेषफल बच रहा था, मतलब 6 बॉल तो इसमें है। अब कितने का स्पेस इसमें और बचता है, 2 का स्पेस बचता है, ठीक है, 2 का स्पेस। तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको इसमें कि इट इज डिविजिबल बाय 8, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको उसको कैसे लिख सकते हो आप, जो भी आपका शेषफल आएगा उसको आपको इसमें से, जिससे आप भाग कर रहे हो, ठीक है, जो भाजक है आपका उसमें से शेषफल को माइनस कर दो। तो 8 में से 6 गया, 6 2 8, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, ठीक है, समझ गए आप 2 तरीके कैसे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब वो बोलेगा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड वाले में जब वो क्वेश्चन में वर्डिंग देगा सब्ट्रैक्टेड में क्या सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड में हो जाएगा सीधा सीधा शेषफल उत्तर। शेषफल का मतलब क्या होता है, जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, लास्ट में शेष बच रहा है। जब तो सब्ट्रैक्टेड वर्डिंग का यूज करेगा वो अपने क्वेश्चन में, कहाँ पे, यहाँ पे दो वर्ड यूज कर सकता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 342 सो इट इज डिविजिबल बाय 8। तो उस केस में जो शेषफल आएगा, जैसे हमने 342 के केस में देखा, जब हमने इसको 8 से भाग किया तो 8 चौका 32 और 2 34, 22, 8 दूनी 16 और 6 22। तो इस केस में 6 शेष बच गया और इसने यूज किया था वर्डिंग सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे सीधा सीधा 6 उत्तर हो गया। पर कई बार वो यूज करेगा व्हाट शुड बी एडिड। जब वो एडिड यूज करेगा तो एडिड वाले में क्या करना है, इस जो भागफल है, भागफल में से शेषफल को माइनस कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है आपको, इस जो यहाँ जो भी संख्या यहाँ पे होगी 8 - 6, उस केस में आपका 2 उत्तर होगा, ठीक है। एडिशन वाले के केस में इसका उत्तर 2 होगा और सब्ट्रैक्शन वाले के केस में इसी क्वेश्चन का उत्तर 6 होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर से आप रिपीट करके देखिए इस वीडियो को, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 87, क्वेश्चन नंबर 87। ओके, तो it is between 3 and 4 p.m. and the distance between the hour and the minute hand of a clock is 18 minute space. What time does a clock show? तो ठीक है, ये टाइम एंड ये क्लॉक प्रॉब्लम्स में दोस्तों मैं आपको कोशिश करूंगा इसमें करवाने की, आपके एग्जाम होने से पहले मैं कोशिश करूंगा ये क्लॉक प्रॉब्लम हो जाए। जो थोड़ा लेट देख रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार चेक करना आपने मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में, क्या पता मैं तब तक बना के इसको अपलोड कर चुका होऊंगा। तो ठीक है, ये क्लॉक प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। तो ये हमारी है क्लॉक, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमारे को समझनी पड़ेगी पहले, इस प्रॉब्लम को करने से पहले कुछ एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे बचता है 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे बचता है 3, और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे बचता है 6, और यहाँ पे बचता है 9, ठीक है। यदि मैं बात करूँ, ये क्या है, कंप्लीट सर्कल है एक, यदि एक सर्कल है और यहाँ पे इसमें दो प्रकार की सुइयाँ हमारे पास होंगी, एक होगी मिनट की, मिनट जिसको मिनट हैंड बोलते हैं, एक होगा आवर हैंड, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मिनट हैंड 12 से, यदि मैं पूरे सर्कल की बात करूं, जब ये सुई इस पूरे सर्कल में घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों ऐसे चली ये सुई, ऐसे 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 चली और कंप्लीट एक सर्कल किया, तो इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री का कोण, 360, मतलब कंप्लीट घूम गई है ये पूरे अपने एक्सिस पे। तो इसको कितने का कोण बोलेंगे आप, 360 डिग्री। जहाँ से शुरू हुई अगर वो लास्ट में वहीं पहुंच जाए तो वो कितने का कोण होगा, 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये है, तो ये इतना सर्कल में कितना घूम सकती है ये सुइयाँ, ये मिनट की सुई भी घूम सकती है 360 डिग्री और ये घंटे की सुई भी घूम सकती है 360 डिग्री, ठीक है। अब कुछ एक फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। फैक्ट्स कैसे फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो जो घंटे की सुई है, तो जो 12 घंटे, तो घंटे की सुई कितना टाइम लगाती है, अगर मैं बात करूँ घंटे की सुई की, जैसे ये अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे आवर हैंड, ठीक है, जिसको मैं एच लिख रहा हूँ, अगर ये वाला आवर हैंड है तो ये आवर हैंड एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेगा। अगर ये यहाँ से चला और 3 बजे चला और ऐसे ऐसे फिर से 3 बजे आया, यहाँ आया, तो कितना समय लिया इसने पूरा करने में, 12 घंटे लिए होंगे। तो मतलब फॉर आवर हैंड, तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आवर हैंड, ठीक है, फॉर आवर हैंड, तो 12 आवर किसके बराबर है, 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री, है कि नहीं। अब आप बोलो है कि नहीं है, 12 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 360 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अच्छा, यदि 12 घंटे में 360 डिग्री का ट्रेवल करता है डिस्टेंस ये, तो 1 आवर में कितना करेगा,
1 आवर में 360 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 30 डिग्री। तो कितने का करेगा 1 आवर में? 30 डिग्री का। 1 आवर में 30 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब क्या है? जितना एंगल अभी ये घंटे की सुई 3 पे है, मान लीजिए अब 4 बजे कहाँ पहुंच जाएगी घंटे की सुई? ऐसे 4 पे पहुंच जाएगी। तो 3 और 4 के बीच कितने का एंगल होगा? यदि मैं बात करूँ 3 और 4 के, तो कितने का एंगल होगा? ये एंगल होगा 30 डिग्री का। क्यों होगा 30 डिग्री का? क्योंकि ये सुई 1 घंटे में 30 डिग्री ही चलती है, इसलिए कितने का एंगल होगा? 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आवर हैंड के बारे में। ओके, अब मैं थोड़ा मिनट हैंड के बारे में आपको अगर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो फॉर मिनट हैंड, ठीक है, हैंड राइटिंग के साथ थोड़ा दोस्तों आप एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो मिनट हैंड के लिए क्या होता है? एक सुई, मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लेती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये मिनट के केस में है, ठीक है। तो मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, तो कितना है? 6 मिनट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनट की सुई पहले कहाँ थी? यहाँ 12 पे थी, अब ये इधर पहुँच गई। ऐसे छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, तो जब यहाँ से लेकर ये कहाँ पहुँची? जब ये यहाँ से लेकर यहाँ पहुँची, ये 1 में, ठीक है, ये एक ही मानता हूँ इसको मैं, यहाँ से लेकर 1 मिनट। तो इसने कितने डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 6 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, ठीक है। तो ये है, तो मिनट हैंड कितने का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट इज़ बिटवीन 3 and 4 PM. The distance between the hour and a minute hand of a clock is 18 minute space. What time does a clock show? अब मैं इसको आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अभी जो समय हुआ है वो 3 और 4 बजे के बीच का कोई समय है, ठीक है, 3 और 4 बजे का। इसको नहीं पता कि वो समय है क्या एग्जैक्टली, 3 और 4 बजे के बीच का कोई समय है। और इस समय हो क्या रहा है? जो घंटे की सुई है और जो मिनट की सुई है, उन दो के बीच, ये मान लो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ये मैंने छोटी दिखाई, ये लंबी दिखाई। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने का है? 18 मिनट का। 18 मिनट का मतलब क्या है? ये घंटे की सुई जो है मिनट की सुई से 18 मिनट पीछे चल रही है। 18 मिनट पीछे का मतलब समझिए आप, अगर ये ऐसे सर्कल है तो ऐसे करके इसमें छोटे छोटे डिवीजन होंगे दोस्तों 1 मिनट के, तो ये कितने मिनट पीछे चल रही है? 18 मिनट पीछे चल रही है। अब आपको क्या बताना है? अब आपको इस सिचुएशन में ये बताना है कि अभी टाइम क्या हो रहा होगा घड़ी में, ठीक है। ऐसी कंडीशन कब बन सकती है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछना क्या चाहता है। तो अब मैं इसको सॉल्व करने की अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो क्लॉक में एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। क्लॉक प्रॉब्लम में क्या है फॉर्मूला? एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ 11m माइनस 60h, 11m माइनस 60h, ठीक है। इसको आप को फॉर्मूला को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको याद होगा, तो जिसने मेरी एंगल वाले जो क्लॉक प्रॉब्लम है वो देख रखे होंगे, उनको ये पता भी होगा कि ये किस तरह से यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आवर को। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट्स को, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो ये चीज़ जो अंदर आ रही है ना, ये वाली चीज़, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों चीज़ें ये हो सकती है, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी भी मिल सकती है और एक नेगेटिव क्वांटिटी भी मिल सकती है। मैग्नीट्यूड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? ये पूछ रहा है कि उस समय कितना समय हुआ होगा। तो अभी देखो, घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में अगर घंटे की सुई होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो 3:01 हो रहा होगा, 3:02, 3:04, 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे करके 3:59, ऐसा ही तो समय हो रहा होगा यदि 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई है। इसका मतलब क्या है? जो आवर हैंड है वो कहाँ कितने पे होगा? वो होगा 3 पे। एच मीन्स एच क्या होगा? आवर कितने हुए होंगे उस समय। तो मतलब यदि मैं टाइम की बात करूं तो उस समय क्या टाइम होगा? 3:01 होगा, या फिर 3:02 होंगे, या फिर 3 बजे कुछ भी हो सकता है, 3:59 होंगे। तो मतलब आवर कितने हो रहे होंगे उस समय? एच। इस वाले को मैं एच बोलता हूँ, इस वाले को मैं एम बोलता हूँ, ठीक है। तो उस समय आवर क्या हो रहे होंगे? एच कितने हो रहे होंगे वहाँ पे? 3 हो रहे होंगे। तो इसलिए मैं एच को क्या रख रहा हूँ यहाँ पे? 3। अब कितने मिनट हो रहे होंगे उस समय? मिनट का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वही मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ पे मिनट्स की, कितने 3 बजे कितने मिनट हो रहे होंगे उस समय। यदि घड़ी 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई है उस समय, ठीक है, और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का डिस्टेंस 18 मिनट का है,
तो आप मुझे बताओ कि उसमें कितना टाइम हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली बात है 3:01 हो रहे होंगे, पर आपको बताना है कि 3 कितने मिनट हो रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि इस फॉर्मूले में h तो मुझे 3 पुट करना है, ठीक है। तो अगली बात निकालना क्या है, मुझे निकालना है, मुझे यहाँ पे ये m निकालना है, ठीक है। और h और m, ठीक है, h तो गिवन है, m आपको कैलकुलेट करना है। क्या ये एंगल आपको गिवन है? ये एंगल क्या है बेसिकली दोस्तों, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। इसके बीच का जो ये एंगल बनता है उसको हम ये वाला, उस एंगल को हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। उस एंगल को कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, क्या मैं इस एंगल को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ मैं? यदि मैं बात करूँ 3 बजे की, एग्जैक्टली 3 बजे की, पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे 12 बजे, जब जो 12 बजे का टाइम होता है वहाँ से हम एंगल को मेजर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, जैसे कि आप देख भी रहे हो। मान लो पहले ये सुई यहाँ थी और अब ये सुई यहाँ पहुँच गई, तो इसने मिनट, तो इसने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल, पहले ये यहाँ थी अब ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो ओ सॉरी यार, तो ऐसे है ये, ठीक कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ तरह से। तो पहले सुई यहाँ थी अब ये सुई यहाँ पहुँची, तो कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, 90 डिग्री का। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 पे कितने डिग्री मेजर करता हूँ मैं, 90 डिग्री। तो वैसे ये पहले ये सुई यहाँ थी और अब ये सुई कहाँ पहुँच गई, ऐसे यहाँ पहुँच गई। तो अब कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, ऐसे करके 180 का डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे 6, जब 6 पे कितने, जो ये 6 है इस पे कितने डिग्री लिखता हूँ मैं, 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे कितना लिखता हूँ मैं, 270 डिग्री। और फिर से इस 0 पे कितना लिखता हूँ मैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री। यानी कि जब वो ऐसे घूम के एक पूरा चक्कर लगाएगा तो उसको क्या बोलूँगा मैं, 360 डिग्री घूम गया है वो, और कहाँ पहुँचेगा, अपनी इनिशियल स्टेट पे वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इन दो के बीच का जो एंगल है, ठीक है, किसके बीच का, इस मिनट हैंड का और इस आवर हैंड के बीच का एंगल, वो कहाँ मुझे अपने फॉर्मूले में पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब क्या मैं इस एंगल को यहाँ पे निकाल सकता हूँ, क्या ये एंगल मुझे गिवन है? तो देखो एंगल के बारे में यदि मैं सोचूं तो एंगल कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, इन दो के बीच की जो टाइम का डिफरेंस आपको दिया है, किसके बीच का, आवर हैंड का, ये आवर हैंड है, ये मान लो आवर हैंड है, ठीक है, और ये मिनट हैंड है, ठीक है। इन दो के बीच के जो मिनट का डिफरेंस दिया है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं एंगल को निकाल सकता हूँ। और कैसे निकाल सकता हूँ इस एंगल को, आपको पता है दोस्तों कि 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली 18 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे, 18 मिनट कितने डिग्री के बराबर होंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 18, 18 ठीक है 108, ठीक है, 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या मुझे अब यहाँ से एंगल मिल गया, बिल्कुल एंगल मुझे मिल गया। किस किस के बीच का एंगल मिल गया, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल था वो कितने का है, 108 डिग्री का है। अब मुझे एंगल मिल गया है, बिल्कुल एंगल मिल गया है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं रहा है, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो एंगल मुझे मिल गया, एंगल है 108 का, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 11, एम मुझे कैलकुलेट करना है, -60, एच कितना है, आवर कितने हैं, आवर है 3। अब मैं कर देता हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे। तो 108 को मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मैं इधर ले आया, ठीक है, इसको मैं इधर ले आया हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 11m माइनस 6 18, 180, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब 18 108 दूनी कितने हुए, 216, 216 इज इक्वल टू 11m माइनस 180, ठीक है। अब इस जो ये मॉड है, तो देखो मॉड हमेशा ही दो वैल्यू, मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अंदर की, ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो केस आएंगे। तो फर्स्ट केस वन क्या है, व्हेन पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब मैं इस मॉड को पॉजिटिव ट्रीट करता हूँ। पॉजिटिव ट्रीट करने का क्या मतलब है, 216 बराबर है किसके बराबर है, 11m। अब देखो मॉड मैंने हटा दिया, और मॉड हटाने के बाद मैंने पॉजिटिव का, मॉड के बदले बाहर जो मैंने पॉजिटिव का यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि मॉड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में टूटता है, तो फर्स्ट केस में क्या करूँगा, मैं इसको पॉजिटिव मान के चलूंगा। तो ठीक है, तो मॉड के बदले मैंने पॉजिटिव माना, तो पॉजिटिव का जब मैंने माना तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अंदर वाली टर्म पे। तो 11m माइनस 180, ठीक है, हो गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ। तो 11m इज इक्वल टू 216, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 180, ठीक है। जब मैं इसको जमा करूँगा तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, ये देखते हैं। 216 में जब आप 180 जमा करोगे तो कितना आएगा, 396 आ जाएगा, ठीक है, 396 आ जाएगा ये। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 396, मतलब 11m इज इक्वल टू 396। तो यहाँ से m क्या निकल के आएगा, 396 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 3 33 और 6 39, तो 11 6 66, 36। तो मिनट कितने आए, m कितना आया, 36, m कितना आया, 36। अच्छा, तो क्या h आपको पता था, बिल्कुल h आपको पता था। h तो ऑलरेडी पता था कि 3 बज के कुछ समय हुआ, 3 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, तो h तो आपको पता था 3। तो कितने मिनट हुए वो आपको m यहाँ निकाल दिए। तो 3 बज के कितने मिनट हुए, 36 मिनट हुए होंगे उस समय। कितने मिनट हुए होंगे, 36 मिनट हुए होंगे। अब आप बोलोगे कि आपने तो सिर्फ एक ही केस किया, अभी आप बोले थे कि इसके तो 2 केस होते हैं, तो दूसरा केस भी यहाँ देखो आपके लिए मैं करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं,
केस 2 लिख रहा हूँ। तो केस 2 क्या बोलता है दोस्तों, केस 2 में क्या करना है हमने 200 कितना था ये 216 इज इक्वल टू, हमें अगली बार इसको नेगेटिव ट्रीट करना था, नेगेटिव लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हुआ 11m माइनस 180, ऐसे ही तो होना था एक बार। अब इस बार में केस 2 में इसको क्या ट्रीट करूंगा नेगेटिव, तो 216 इज इक्वल टू, इसको मैं अंदर जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस 11m प्लस 180, ठीक है। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 216 से माइनस हो जाएगा, तो 216 माइनस 180 क्या हो जाएगा माइनस 11m हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, ओके इसको क्या कर देता हूँ मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 216 में से जब आप क्या करोगे 180 को घटा दोगे तो कितना आएगा 6, 8 11 में से 8 गया 8 3 11, तो कितना आएगा 36 आपके पास आएगा, ठीक है। तो माइनस 11m इज इक्वल टू कितना आया माइनस 11 36, तो m कितना निकल के आया माइनस 36/11, ठीक है, माइनस 36/11। अब देखो दोस्तों ध्यान रखो ये मिनट काय में आ रहे हैं, ये मिनट तो माइनस में आ रहे थे, क्या कभी समय नेगेटिव में हो सकता है, क्या कभी समय नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, मतलब ये सेकंड केस फिजिबल नहीं है, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है ये सेकंड केस, ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर हमारा क्या होगा, यही होगा फर्स्ट केस वाला। तो 3 बज के कितना समय हो रहा होगा 3:36 हो रहे होंगे दोस्तों समय, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको शायद इसमें गलत उत्तर दिया हो सकता है, मुझे बुक में लगता है जो जिस क्वेश्चन पेपर में, पर इसका सही उत्तर होगा सी। तो मुझे लगता है कि अब आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, अब आप क्या ये समझ गए होंगे कि ऐसे ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन में और कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व करेंगे, 10 नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से कर लेते हैं इसको, थोड़ा रब कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रीड करते रहना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड देखेंगे आप बस रकमें चेंज हो जाएंगी, क्वेश्चन ऐसे ही लगभग पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से सॉल्व कर देना है। ए मैन स्पेंट 400, ए मैन हैज़ 400, ही स्पेंट 30% ऑफ इट, हाउ मच ही लेफ्ट, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति के पास 400 रुपये हैं और ये 400 रुपये का क्या 30%, 400 रुपये का 30% ये खर्च कर देता है। तो वर्डिंग से क्या समझना है, हिंदी में जो लिखा होगा आपको वहाँ पे 400 का 30% ये खर्च करता है, तो का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 400 का 30%, 30% ये खर्च कर देता है। तो निकालते हैं पहले ये 400 का 30% हुआ क्या, 400 का बदले हम गुणा का यूज़ करेंगे, 400 का 30% का मतलब क्या होता है 1/100, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ठीक है। ये क्या हो गया 400 इंटू 30/100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 4 3 12, तो 120, ठीक है। तो 400 का 30% कितना हुआ 120 रुपये, ठीक है। 400 का 30% कितना हुआ 120 रुपये। अब क्वेश्चन में 120 इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो आप क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ए मैन हैज़ 400 रुपीज़, ही स्पेंट 30% ऑफ इट, मतलब अब देखो 400 रुपये उस व्यक्ति के पास है, पर उसने खर्च कितने किए, उस 400 का 30% रुपए खर्च किए। अब आपको बताना क्या है हाउ मच ही लेफ्ट, उसके बाद बचे कितने। अब देखो उसके पास 400 रुपए थे, उसने 400 का कितना 400 का 30% खर्च किया, तो उसने खर्च कितना किया 120 रुपया। अब देखो 400 रुपये उसके पास थे, 120 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो कितना बचा होगा उसके पास, तो देख लो 10 में से 2 गया 8, 3 में से गया 2, 280 रुपये उसके बाद बचे होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन है 280 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, जमा गुणा करना है बस आपको अगले क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहा है, ये गलत, इसका उत्तर आपकी बुक में गलती है, इसमें इस सोलन वाली किताब में इसका उत्तर गलत दिया है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि 5/4 प्लस 5 डिवाइड बाई 24 माइनस डैश इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। इसको आपको इनइक्वालिटी को प्रूव करना है और बताना है कि x में क्या आएगा, इस डैश में क्या आएगा। देखो डैश में अगर आपका दिया तो मैं मानता हूं कि इसमें x आएगा, तो x मान लिया मैंने। यदि मैंने इसको x मान लिया तो अब क्या कर सकता हूं, इस x को एक तरफ रख सकता हूं और बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जा सकता हूं। तो करता हूं, तो ये क्या आएगा -x एक तरफ रहेगा, तो उधर क्या हो जाएगा 5/6। जब ये इक्वल टू से उधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव, यदि यहाँ नेगेटिव वाली टर्म होती वो होती पॉजिटिव जमा के परे जाने के बाद, तो यहाँ नेगेटिव -5/4 और ये भी क्योंकि पॉजिटिव की टर्म है तो ये भी -5/24, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इनका एलसीएम लेता हूँ। अब ये एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है दोस्तों, आप टाइम एंड वर्क वाली वीडियो देखिए, वहाँ पे भी मैंने एलसीएम लेना आपको सिखाया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे। तो इसका एलसीएम आएगा 24, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 24 आएगा। 24 तो 6, इसको देखेंगे फिर कैसे। अब इसको हम एलसीएम को कैसे लेते हैं वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है, जिसको नहीं आ रहा ना वहाँ जाओ, टाइम एंड वर्क पार्ट 1 लिखना है आपने, वहाँ पे मैंने एलसीएम लेना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5 के 20 आएगा यहाँ पे, माइनस 6 मिनट जाओ 6 5 यहाँ पे 30 आएगा, माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
20 माइनस 35 डिवाइड बाई 24, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओहो, नीचे वाला पिछले वाला मैंने मिटाया नहीं था ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ मैं, यहाँ पे रब कर देता हूँ उसको, ठीक है, ऐसे रब कर देता हूँ फटाफट से। वेट अ मिनट, ओके, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ दोस्तों। अब देखते हैं आगे आगे क्या कह रही है। ओके, तो कहाँ थे हम, तो मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस मच, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 35 में से 20 गए तो कितना बचे, माइनस 15/24। तो माइनस से आपका यहाँ माइनस कट गया, तो एक्स किसके इक्वल आएगा, यहाँ का टेबल पढ़ो आप, 3 5 15, 8 3 24, तो x इज इक्वल टू 5/8। तो ये आपका उत्तर होगा यहाँ पे 5/8। तो 5/8 देखोगे आप कहीं भी आपके पास 5/8 ऑप्शन नहीं है यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, तो इसका डी होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। और ये गलत दे रहा है यहाँ पे आपका 89 का, चेक करना आपने एक बार ना कि ये इसमें आंसर की में क्या दिया है, क्योंकि मैंने ये आपको प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आप एक बार जाके इसको चेक कर सकते हो, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर, या अभी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 40 and 60 minutes if both pipes are open together how much time it will take to fill a tank। अब देखो ये किससे, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का बन रहा है ये क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाना होगा। तो किस टाइप कि ए किसी काम को कितने में कर रहा है भाई, यहाँ पे 40 मिनट में। ये क्या बोल रहा है कि ए कैन फिल ए टैंक इन 40 मिनट्स, तो ये कोई काम है ना, ये टैंक फिल करना क्या है, एक्चुअली एक काम है। तो ए किसी काम को कितने में कर रहा है, 40 मिनट में। सिमिलरली बी उसी काम को कितने में कर रहा है, 60 मिनट में, ठीक है। अब आपको बताना है कि दोनों मिलकर किस काम को कितने में करेंगे। तो आपने टाइम एंड वर्क में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 240 आ जाएगा, ठीक है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। 240 से मैंने कैसे किया, इन दोनों को मैंने सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो कई बार अगर आपको एलसीएम नहीं भी लेना होता ना, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 6 चौका 24, 240 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको भाग कर दूंगा यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 6 चौका 24, और ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है उनका ए का, ठीक है, ये ए का 1 दिन का काम है और ये बी का 1 दिन का काम है। तो इनके 1 दिन के ये मान, तो इसका मतलब क्या है, उनको 240 कुर्सियां बनानी है। तो वहाँ पे अगर आपको पता होगा कि ए और बी को कितना काम करना है, 240 काम करना है। अब इस 240 काम को करने में एक दिन में ए कितना काम करता है, 6, और बी कितना काम करता है, 4। तो एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करेंगे, तो ए जमा बी, ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ए और बी का दोनों का मिलके 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10। मतलब एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, दोनों मिलके 10 कुर्सी बनाती है। अब उनको बनानी कितनी है, 240 कुर्सी बनानी है। तो 240 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे, 240/10 काट लो, तो 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 24 डेज, ठीक है। 24 इसका सही उत्तर होगा। 24 डेज, यहाँ पे डेज में नहीं आया, हम कर रहे हैं इसको मिनट्स में करें, तो 24 मिनट्स हो जाएंगे। यदि कोई दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो मेरी किस टाइम एंड वर्क वाली वीडियोज़ को देख लें, वो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। टाइम एंड वर्क पार्ट 1 इस तरह सर्च करना है, या वीडियो के सेक्शन में या प्ले लिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, 24। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें मैं आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेल में सॉल्व करवाऊँगा। तो तब तक क्या कर सकते हो आप, जो आपके और दोस्त तैयारियाँ कर रहे हैं उनके साथ इनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जो इस कॉन्टेंट का है वो फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।